बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरे साथ एग्जाम सीरीज के इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। वो तमाम अच्छे स्टूडेंट्स जिनकी आदत है कि रोज का काम रोज करना है, उनको बहुत खुशी होती होगी कि उनके नोट्स भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है उनके कॉलेज में और साथ साथ एग्जाम की तैयारी के लिए उनके अपने नोट्स तैयार हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, एग्जाम की तैयारी का एक कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इसकी फी क्या है? इसकी फी सिर्फ इतनी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। लेक्चर शुरू करने से पहले टारगेट को जहन में लाएं कि हमारा टारगेट है कि हम जब चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एग्जाम में पूरे 12 नंबर हासिल कर सकें इंशाल्लाह। अपनी नोटबुक्स खोल लें, पेंसिल तैयार रखें ताकि जो भी सवाल मैं आपको बताऊं वो आप साथ साथ नोट कर लें। आज का पहला सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच इन किडनी। ये दोनों हार्मोन्स हैं, एल्डोस्टेरोन और एडीएच, इनका हमने रोल बताना है किडनी के अंदर। एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच प्ले वेरी स्पेसिफिक रोल इन किडनी। दोनों का काम डिफरेंट है, स्पेसिफिक है। सबसे पहले एल्डोस्टेरोन को देखें। इट इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और एड्रीनल ग्लैंड के हवाले से मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारी किडनी के टिप पे मौजूद होता है एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा इसका जी कॉर्टेक्स है और बाहर वाला जो है वो कॉर्टेक्स है और जो इनर है वो मेडुला है। तो एल्डोस्टेरोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा। इट प्रमोट एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। इस हार्मोन का फंक्शन बता दिया है कि जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, वहां से ये सोडियम के अपटेक को प्रमोट करता है। और ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या होगा? इट causes an increase in salt and water reabsorption into the bloodstream from kidney, thereby increasing the blood volume, restoring salt level and blood pressure. ये थोड़ा सा दोबारा देख लें कि एल्डोस्टेरोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा और इसका इफेक्ट कहाँ होगा वो आप देखें। अभी हमने पढ़ा है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले ये उसका डिसेंडिंग लिम्ब है और इसके बाद ये इसका असेंडिंग है। तो यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को ये फिल्ट्रेट में से एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करवा लेता है। तो जब ब्लड के अंदर सोडियम क्लोराइड जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड की वाटर रिटेंशन जो कैपेबिलिटी है उसमें इजाफा होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH आल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन, ये वेजोप्रेसिन भी इसी का ही नाम है। अब इस क्वेश्चन में एंटी डायरेटिक के नाम से पूछा गया था, ADH के नाम से, तो ये क्वेश्चन में वेजोप्रेसिन के नाम से भी आ जाता है। तो आपने दोनों नामों को अपने दिमाग में रखना है। It is a small peptide hormone secreted by posterior pituitary gland. It acts to actively transport water from filtrate to collecting tubules back into kidney. यहाँ पे देखें जी, ADH इसका हमने बता दिया कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये वहां से रिलीज होता है और इसका एक्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे है। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है तो इसमें से ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है, यानी इसके अंदर से जो गुजर रहा है फिल्ट्रेट, इसके बाद जो वो फाइनल यूरिन बनेगी तो उसमें से ये वाटर को निकाल देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है उसको बचाया जा सके। सेकंड क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ये कल के लेक्चर में भी था, जैसे जो पिछली वीडियो गुजर चुकी है। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया वो देख लीजिएगा, मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगी उसका लिंक। जो डिफरेंसेस देख लें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, मैं आपको काफी दफा बता चुकी हूँ कि डिफरेंस बताने का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपने इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है कि दरम्यान में लाइन लगानी है और दोनों साइड पे आप एक्सप्लेन कर देंगे।
Cortical nephron, these are located in cortex of the kidney, and juxtamedullary nephrons are located at junction between cortex and medulla of kidney. ये पॉइंट पहले गुजर चुका है। इसके बाद देखिए कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो शॉर्ट होता है, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगा। और थर्ड पॉइंट कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं इनका जो लूप ऑफ हेनले है ये जस्ट जो इनिशियल साइड है मेडुला की वहां तक एक्सटेंड करता है, लेकिन जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप ऑफ मेडुला तक जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं और इसमें आप ये डायग्राम भी दे सकते हैं। बेशक शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन अगर आप डायग्राम देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपके एग्जामिनर पे। थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरऑक्सीलूरिया। ये किडनी स्टोन वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था। हाइपरकैल्सीमिया is a condition in which calcium level in your body is above normal. इसमें आप देखें कि हाइपरकैल्सीमिया या हाइपरऑक्सीलूरिया दोनों में हाइपर को मैंने रेड किया है, यानी ये आपने ध्यान में रखना है कि इसमें लेवल बढ़ रहा है। अब हाइपरकैल्सीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो कैल्शियम का लेवल है वो नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा, और हाइपरऑक्सीलूरिया में ऑक्सलेट का जो लेवल है वो आपके ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया में ब्लड के अंदर तो कैल्शियम ज्यादा है लेकिन कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं और ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम है तो ये किडनी स्टोन का बाइस बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ब्लड है उसमें किडनी में फिल्टर होना है, वहां पे किडनी स्टोन का बाइस होगा। एंड इंटरफेयर विद हाउ योर हार्ट एंड ब्रेन वर्क्स, हार्ट और ब्रेन का जो काम है उसके साथ भी ये इंटरफेयर करेगा। और अगर हाइपर ऑक्सीलूरिया वाली कंडीशन हो तो इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनने के ज्यादा चांसेस होंगे इन किडनी। हाइपरकैल्सीमिया के आप काजेज देखें। हाइपरकैल्सीमिया इज यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ ओवर एक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है पैराथार्मोन। उसका क्या रोल है कि जब कैल्शियम का लेवल कम होता है ब्लड के अंदर तो वो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को निकालता है और उसको ब्लड में रिलीज करता है। तो अगर पैराथायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाए, ओवर एक्टिव हो जाए, तो लाजमी बात उसका हार्मोन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हार्मोन पैराथार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हड्डियों में से कैल्शियम निकल के ब्लड के अंदर ज्यादा आएगी। तो एक तो इसका ये एंडोक्राइन काज हो सकता है। अदर काज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इंक्लूड कैंसर, कैंसर की वजह से भी हो सकता है, कुछ मेडिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात ये है कि आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स अगर आप ज़्यादा लें, ज़रूरत से ज़्यादा लें, उससे भी कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। हाइपर ऑक्सीलूरिया में काजेज कि अगर आप टोमेटो खाएं, ज़्यादा खाएं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो ऑक्सलेट है उसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। ये किडनी स्टोन के अंदर ही आपने पढ़ा था ट्रीटमेंट के हवाले से। किडनी स्टोन को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि उसमें बाकायदा ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन करके जो भी स्टोन होंगे उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। Lithotripsy is a procedure that uses shock waves to break up stone in the kidney and part of ureter. अब बाहर से वेव्स डालेंगे और उन वेव्स के जरिए से किडनी के अंदर यूरेटर में जहां के भी स्टोन होंगे वो टूट जाएंगे। After the procedure, the tiny pieces of stone pass out your body in your urine. दोबारा सुने, किडनी में स्टोन है, बाहर से वेव्स डाली जाएंगी ताकि वो स्टोन टूटे, और जब वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो, और जो छोटे छोटे जरे होंगे, जो छोटे छोटे पीस बन जाएंगे स्टोन के, फिर वो यूरिन के जरिए से बॉडी में से निकल जाएंगे। और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं लिथोट्रिप्सी में, लेकिन एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी तो ज्यादा कॉमन है। कार्पोरियल आप बॉडी को कह सकते हैं, तो एक्स्ट्रा कार्पोरियल मीन कि बॉडी से बाहर ही सोर्स होगा रेडिएशन का, और वो रेडिएशन आपकी बॉडी पे डाली जाएगी। रेडिएशन या वेव्स आप इसे कुछ भी कह सकते हैं,
मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनमें मुख्तलिफ सोर्सेस यूज़ किए जाएंगे वेव्स के लिए। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज के लेक्चर में एक मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड किया है, क्योंकि आपको पता है कि 4 नंबर का लॉन्ग भी आपके फर्स्ट चैप्टर में से आएगा। रीनल वर्ड किडनी के लिए इस्तेमाल होगा, तो रीनल वर्ड से आपने घबराना नहीं है, ये किडनी के लिए इस्तेमाल होते हैं। Renal failure is a medical condition in which normal function of kidney is gradually decreased. आहिस्ता आहिस्ता आप जो गुर्दे हैं वो खराब होते जाते हैं और उनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब किडनी का नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म होगा, जो कि आपको पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना है, तो नतीजा क्या होगा कि जो वेस्ट है वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल of urea and harmful nitrogenous waste। अब इसकी वजूहत क्या हो सकती है कि बहुत सारे डिसऑर्डर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, केमिकल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। वेरियस फैक्टर ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर मे डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जब डैमेज हो जाएंगे बच्चों, तो फिर आपको पता है कि फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी, यूरिन बनाने का जो सारा प्रोसेस है वो नेफ्रॉन ने करना है, क्योंकि नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और ख़ास तौर पे नेफ्रॉन का अगर ग्लोमेरुलर पार्ट डिस्टर्ब हो जाए तो फिर इससे किडनी फेलियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर पार्ट से होनी है, तो अगर वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो फिर इससे किडनी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा आपका। जी, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि मैंने ऐड किया है आज के लेक्चर में, तो लॉन्ग क्वेश्चन का मैं आपको आपकी बुक के पेजेस से बता दूंगी कि इसका आंसर कहाँ पे है, और वो आप निशान लगा सकते हैं अपनी बुक पे। क्वेश्चन है राइट ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट के नाम से आपकी बुक पे है। इसमें मैरीन एनवायरमेंट का भी बताया हुआ है। मैरीन एनवायरमेंट का हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन गुजर चुका है, उसका लिंक भी मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं लिया वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बाकायदा हेडिंग्स बना के दी है कि मैरीन एनवायरनमेंट में किस किस्म के एनिमल्स हो सकते हैं और उनमें क्या प्रोसीजर है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया था वो लाजमी वो लेक्चर सुने, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकें। फिर इसी तरह से ये मैरीन का आ गया, और फिर फ्रेश वाटर का। मैरीन और फ्रेश वाटर का लिखने के बाद ये जो दरमियान में आपको डायाग्राम नज़र आ रही है, दो फिश इन्होंने बनाई हुई है, एक मैरीन है और एक फ्रेश वाटर है, तो ये भी आपने लाजमी बनानी है। और सिर्फ ये मछलियाँ बना के नहीं छोड़ देना, बल्कि इनमें जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये इनके डिफरेंसेस के पॉइंट्स हैं। एक पानी पीती है, दूसरी पानी नहीं पीती, एक जो है वो डायल्यूट यूरिन रिलीज करेगी, एक की कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगी, तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो बायो के सब्जेक्ट में डायाग्राम एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बेशक क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो कि डायग्राम बनाएं, लेकिन आपको अगर लगता है कि इस टॉपिक में कोई डायग्राम थी और वो इससे रिलेट कर रही थी, वो इम्पोर्टेंट थी, तो वो आपने मस्ट बनानी है। फिर इसी तरह से फ्रेश वाटर का बताया गया है और टेरेस्ट्रियल का बताया गया है। तो आज के लेक्चर में आपका थोड़ा सा काम ज़्यादा है, लेकिन ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो कि आप पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, लिहाजा इससे आपने घबराना नहीं है कि जी आज काम हमें ज़्यादा मिल गया है, बल्कि जिस रूटीन के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको जारी रखिएगा। दोबारा से कहूँगी, अपने नोट्स बनाएं, डेली का डेली पढ़ें, याद भी करें, लिखी भी सही, इसी में ही आपकी कामयाबी का राज है। वही लोग कामयाब होते हैं जो आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।